मम्मा मम्मा मेरी मम्मा आ गई। एक 4 साल का बच्चा अपने कंधे पर पंडा से बैग लटकाए दौड़ता हुआ किंडरगार्टन से बाहर आया। वे उसी किंडरगार्टन के बाहर एक खूबसूरत सी लगभग 22 साल की लड़की मयंक की टीचर से कुछ बात कर रही थी। उसने इस वक्त जींस और ब्लैक टॉप पहना हुआ था। बाल उसके खुले हुए थे और इस समय उसकी पीठ उस बच्चे की तरफ थी। वे बच्चा दौड़ता हुआ आया और पीछे से उसके पैरों से लिपट गया। तो उस लड़की के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। पर वह बच्चा जब तक खुश हो रहा था, अचानक से उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके पैरों को छोड़कर वह पीछे हट गया और तुरंत अपने घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे के चेहरे को पकड़कर उसके छवि चिक्स पर जोर से किस कर लिया। लेकिन जब उस लड़की का ध्यान उस बच्चे के उतरे हुए चेहरे पर गया तो उसने प्यार से उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा, अरे क्या हुआ मेरे अक्षु को? इतना अपसेट क्यों है मेरा अक्षु? तभी उस बच्चे की आंखों से दो बूंद आंसू उसके गालों तक लुढ़क आए और उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, कशिश मासी, आज मम्मा फिर नहीं आई। उन्होंने आज फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ा। अब मैं उनसे कटी हो जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने फूले फूले से गालों पर से आंसू पोंछते हुए कहा। पर फिर से उसकी आंखों में से कुछ आंसू की बूंदें उसके गालों पर आ ही जाते हैं। और मेरा बच्चा इतना सारा नाराज है अपनी मम्मा से। पर बेटा, आपको पता है ना मम्मा का काम कैसा है? उन्हें किसी भी समय जाना पड़ता है। उस लड़की यानी कि कशिश ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा। पर मैं हर रोज जिद कहाँ करता हूँ? किसी एक दिन तो वे आ ही सकती है ना। आप बताओ मासी, मैं तो उनकी सभी बातें मानता हूँ ना। आई हेट मिल्क, पर फिर भी पी लेता हूँ क्योंकि मम्मा कहती हैं। होमवर्क भी मैं टाइम पर कर लेता हूँ। तो फिर वे एक दिन तो मेरी बात मान ही सकती है ना। उस बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी बात कही। अच्छा ऐसा करते हैं, जब मम्मा मिलेंगी तो हम साथ में मिलकर मम्मा को डांट लगाएंगे। फिलहाल आइसक्रीम खाने चले? जैसे ही कशिश ने कहा उस बच्चे की आंखों में चमक आ गई। खुश होते हुए उसने कहा, हाँ, पर मौसी मैं ट्राई कलर वाला आइसक्रीम लूंगा। ओके। इतना कहकर कशिश ने उस बच्चे का बैग अपने कंधे पर टांगा और उसे अपनी स्कूटी पर आगे खड़ा किया। फिर वे दोनों वहां से निकल गए। लगभग आधे घंटे भर बाद कशिश की स्कूटी एक घर के बाहर आकर रुकी। घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, पर घर की बाउंड्री जहाँ तक थी वे एरिया काफी बड़ा था, जिनमें छोटे छोटे हरे भरे घास उगे हुए थे और बाउंड्री से लगते हुए अंदर की ओर से अनेकों तरह के फूल लगे थे। घर के पीछे भी काफी जगह थी, जिनमें कुछ चुनिंदा फलों के पेड़ और कुछ सीजनल सब्जियां लगी हुई थी। था तो ये दिल्ली शहर का सबसे पॉश इलाका, पर इस जगह पर ऊंची ऊंची इमारतों के बीच यह घर जलकुंभी के बीच खिले कमल के समान दिखाई पड़ रहा था। साथ में बीच में होकर भी यह जगह एक फार्म हाउस की तरह था। घर पुराना था पर वेल मेंटेन था। उस जगह और घर को देखकर कोई भी कह सकता था कि इस घर में रह रहे लोगों की सोच काफी ऊंची होगी। कशिश उस बच्चे का हाथ थामे अंदर आई। दरवाजे के बाहर डोरबेल का बटन था और उसके ऊपर एक नेम प्लेट जिस पर लिखा था स्वर्णा भवन। उसी के नीचे नाम भी लिखा था, प्रोफेसर पंकज माथुर। कशिश ने डोरबेल बजाया तो एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला, जिनके बाल आगे से कुछ सफेद हो चुके थे। आंखों पर चश्मा लगा था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए उस बच्चे की ओर हाथ बढ़ाकर उसे गोद में उठा लिया और कहा, अक्ष बाबू को भूख लगी है? अक्ष ने अपने छोटे छोटे हाथों को पंकज जी के गर्दन पर लपेटते हुए उदासी से कहा, नहीं नानू, कशिश मासी ने पिज्जा और आइसक्रीम खिला दिया। उसके इतना कहते ही पंकज जी ने कशिश की ओर घूर कर देखा। कशिश ने भी झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या? अब आप मुझे ऐसे मत घूरिए, कभी कभी चलता है। तू ना बिगाड़ देगी इसे। पंकज जी ने अक्ष को सोफे पर बैठाते हुए कहा, इकलौता भांजा है मेरा, थोड़ा सा बिगाड़ना तो बनता है। कशिश की इस बात पर पंकज जी मुस्कुरा कर रह गए। मम्मा जी, इसके कपड़े आप चेंज कर देना प्लीज, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। इंटरव्यू के लिए? पर क्यों? तू तो जॉब कर रही है ना? पंकज जी ने पूछा। जी कर रही हूँ, पर अब जिस कंपनी में जा रही हूँ वह एशिया की नंबर 1 ब्रांड सल्जा है और ओबरॉय ग्रुप ऑफ
इंडस्ट्रीज की टेक्सटाइल कंपनी। अगर यहाँ मुझे जॉब मिल गई तो लाइफ सेट समझो। ठीक है, जाओ और अच्छे से इंटरव्यू देकर आओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामा जी। इतना कहते हुए कशिश ने उनके पैर छू लिए और अक्ष को बाय बोलकर वहां से निकल गई। रात के 9 बज रहे थे। अक्ष कशिश की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और नींद के आगोश में जा चुका था। वहीं पंकज जी हॉल में बेचैनी से इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। रिलैक्स मामा जी, आ जाएगी वे। कशिश ने कहा तो पंकज जी ने थोड़े गुस्से से कहा, कब आएगी? कितनी बार कहा है मैंने कि समय पर घर आ जाया करो या कम से कम अपना फोन तो ऑन रखे, पर नहीं, उसे तो किसी की बात सुननी ही नहीं है। और तो और उसे ये तक एहसास नहीं होता कि घर पर सब परेशान हो रहे होंगे तो खुद से ही कॉल कर दे। आप तो जानते हैं ना मामा जी, उसका काम ही ऐसा है। आप परेशान मत होइए और सबसे पहले ये चक्कर लगाना बंद करिए और बैठ जाइए, वरना फिर बीपी हाई हो जाएगा आपका। कशिश ने उन्हें समझाते हुए कहा, जब तक वे आ नहीं जाती मुझे चैन नहीं आएगा। पंकज जी अभी बोल ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। कशिश ने कहा, लगता है आ गई आपकी लाडली। आप देखिए, तब तक मैं अक्ष को बेड पर सुलाकर आती हूँ। पंकज जी ने हाँ में गर्दन हिलाए और दरवाजे की ओर बढ़ गए। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने जींस कुर्ती में एक 24 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, थी तो बस थकान। उसने अभी ब्लू जींस एंड लाइट येलो कलर का शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ था। उसके काले घने लंबे बालों को उसने समेटकर पोनीटेल बनाया हुआ था। काली गहरी बड़ी बड़ी आंखों में काजल की धार उसके रूप को और निखार रही थी। छोटा सा गोल चेहरा और परफेक्ट गुलाबी होठ। इस समय उसकी सुराहीदार गर्दन में एक आईडी लटक रहा था, जिस पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था प्रेस, फिर BWN काल्पनिक नाम जो शायद उसकी कंपनी का था। उसके बाद गोल्ड ब्लैक लेटर में लिखा था सीनियर जर्नलिस्ट पूर्णिमा माथुर। आ गई बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? समय देखा है? कम से कम एक फोन तो कर देती। तुम्हारा फोन तो कभी रिचबल होता ही नहीं है। सॉरी पापा, पर एक काम में फंस गई थी। इतना कहकर पूर्णिमा ने टेबल से जग उठाकर एक गिलास पानी निकाली और पीना शुरू किया। क्या तेरा काम अक्षु से बढ़कर है? उसे किए वादे की कोई वैल्यू नहीं है तेरी नज़र में? कशिश ने कहा, जो कि अक्ष को सुलाकर उसके कमरे से आ रही थी। कशिश की बात सुनकर पानी पीती हुई पूर्णिमा के हाथ रुक गए। उसने गिलास टेबल पर रखा और कशिश की ओर आते हुए कहा, कहाँ है वे? उसके सोने का समय हो चुका था तो फिलहाल सो रहा है, पर तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके पास उसकी मासी है, उसके नानू हैं। कशिश ने जरा रूखे स्वर में कहा। पूर्णिमा ने उसकी बात को सुनकर अनसुना किया और तेज कदमों से कमरे के अंदर चली गई। बेड के पास पहुंचते ही पूर्णिमा के पैर रुक गए। उसकी नजर सोते हुए मासूम अक्ष पर पड़ी तो आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। आई एम सॉरी जान, मम्मा बहुत गंदी हैं, हमेशा आपको ही हर्ट कर देती हैं, पर मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए ही कर रही हूँ। पूर्णिमा ने अक्ष के पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, फिर रोते हुए अक्ष को अपने सीने से लगाकर लेट गई। कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर में कशिश पूर्णिमा को डिनर के लिए बुलाने आई तो उसने देखा वे अक्ष को सीने से लगाए गहरी नींद में सो चुकी थी। कशिश मुस्कुराते हुए दोनों को देखकर फिर वहां से बाहर आ गई। पंकज जी, जो कि डाइनिंग टेबल पर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कशिश को अकेले आते देखा तो पूछा, आज फिर बिना डिनर किए सो गई? हाँ, पहले गलती खुद करती है और बाद में खुद ही बच्चों की तरह रोकर भूखी सो जाती है। कशिश ने आते हुए कहा, आजा तू खाना खा ले। पंकज जी ने कशिश से कहा, मैं बाद में खा लूंगी मामा जी। कशिश ने कहा, हाँ पता है, अपनी बेस्ट फ्रेंड कम बहन को खाना खिलाए बिना कैसे खा सकती है तू? पंकज जी ने कहा तो कशिश मुस्कुरा उठी, ठीक है, तो मैं खाना खा लेता हूँ, वरना मेरे सिर पर सुबह एक भी बाल नहीं बचेंगे। पंकज जी ने कहा, हाँ ये तो है। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। रात के 1 बजे पूर्णिमा की नींद खुली तो नजर सीधा कशिश पर गई, जो कि उसी के कमरे में रखे काउच पर बैठी अपना फोन चला रही थी। पूर्णिमा उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गई और कशिश को जब एहसास हुआ कि पूर्णिमा जाग चुकी है
तो वे भी कमरे के बाहर निकल गई। पूर्णिमा जब फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा कशिश 2 प्लेट में खाना लिए उसका इंतजार कर रही है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे यूं मुस्कुराता हुआ देख कशिश ने कहा, इस तरह मुस्कुराने से पेट नहीं भर जाएगा तेरा, आके खाना खा ले। पूर्णिमा कुछ नहीं बोली, बस यूं ही मुस्कुराते हुए खाने की ओर बढ़ गई और चुपचाप खाने लगी। उसे खाता देख कशिश ने भी खाना शुरू कर दिया। जिस काम से गई थी वे हुआ? कशिश ने एक निवाला खाने के बाद पूर्णिमा से पूछा। हाँ, कल इंटरव्यू लेना है। पूर्णिमा ने साधारण सा जवाब दिया। क्या सच? कशिश ने खुश होते हुए पूछा। हाँ, आखिर इतने समय बाद उसने हाँ कर ही दिया। वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे? तुम मिली क्या उससे? वे बात कहाँ करता है किसी से? उसके पीए से बात हुई। वे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही मिलेगा। चल कोई बात नहीं, तेरा काम तो हो गया। वैसे तुझे क्या लगता है, तू इस इंटरव्यू से जो चाहती है तू वे कर पाएगी? पता नहीं कशिश, पर मुझे कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हाँ, वे तो है। वैसे आज तूने मुझे कुछ ज्यादा ही नहीं सुना दिया। पूर्णिमा ने कशिश को घूरते हुए शिकायती लहजे से कहा। अगर मैं तुझे सुनाती नहीं तो मामा जी को शक नहीं हो जाता? वैसे ये बता, मेरी एक्टिंग लगी कैसी? थी ना एकदम जबरदस्त? पूर्णिमा ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा और उससे पूछा, तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? इन्फॉर्म करेंगे कल तक। कशिश ने बस इतना ही कहा, फिर दोनों खाना खाने लगी। वैसे मैंने भले ही एक्टिंग की थी, पर अक्षु सच में बहुत ही हट हुआ है और तुझसे नाराज भी है। इस बार कशिश ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पूर्णिमा की नजरें बेड पर सोए हुए अक्ष पर चली गई, जो अभी आराम से सो रहा था। उसका मासूम सा चेहरा देखकर फिर से पूर्णिमा की आंखें नम हो गई। उसने अक्ष को देखते हुए कशिश से कहा, मैं जो भी कर रही हूँ इसके लिए ही तो कर रही हूँ, पर बात यह भी है कि इन सब में वही इग्नोर हो जाता है। उसके लिए खुशियाँ ढूंढने निकली हूँ, पर सबसे ज्यादा दुख उसे ही पहुंचा देती हूँ। देखना, आज न चाहते हुए भी आज भी मैंने अपने बच्चे को हट कर दिया, नाराज हो गया मुझसे। उदास मत हो, तू तो जानती है वे तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। कल सुबह उसका फेवरेट गाजर का हलवा बनाकर उसे खिला देना। कशिश ने प्लेट उठाते हुए कहा। चल उठ और जा सो जा, रात के 2 बज गए हैं। तेरे लिए कल इतना बड़ा दिन है तो नींद पूरी होनी जरूरी है। कशिश ने कहा। हाँ, तुझे नहीं सोना है? पूर्णिमा ने कशिश से पूछा। आती हूँ, ये प्लेट्स किचन में रखकर, कशिश ने कहा और कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर में दोनों ही सो चुकी थी। सुबह के 7 बजे पूर्णिमा की नींद खुली। उसने देखा अक्ष उसके पास नहीं था और कशिश भी वहां से गायब है। पूर्णिमा जल्दी से उठकर बाहर आई तो देखा अक्ष स्कूल जाने के लिए तैयार है और डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठा दूध पी रहा है। पंकज जी एक सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय के मजे ले रहे थे। वहीं किचन से आती आवाज से पूर्णिमा समझ गई कि कशिश किचन में नाश्ता रेडी कर रही है। पूर्णिमा मुस्कुराते हुए अक्ष के पास पहुंची, पर अक्ष ने उसे देखते ही अपना मुंह फेर लिया। पूर्णिमा चुपचाप जाकर अक्ष की बगल वाली सीट पर बैठ गई। अक्ष नाराज था और अपना मुंह भी फेर रखा था, पर दूध पीते पीते वे कनखियों से पूर्णिमा को देख रहा था। पूर्णिमा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरा अक्षु नाराज है अपनी मम्मा से? पर अक्ष ने कुछ नहीं कहा। पूर्णिमा ने आगे कहा, बिल्कुल, होना भी चाहिए नाराज। आखिर मम्मा ने अपना प्रॉमिस जो पूरा नहीं किया। अरे, ऐसे थोड़ी होता है कि बार बार अपना प्रॉमिस तोड़ दो। गलती तो मैंने की है और उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। और मम्मा की सजा ये है कि उनका अक्षु उनसे नाराज रहे, बात ही ना करे। तो क्या हुआ, मम्मा सॉरी कहने के लिए अक्षु की फेवरेट लाइट वाली वॉच लेकर आई हैं। अक्षु तो नाराज है और वे इसे कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और मुझे माफ नहीं करेगा। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, ये वॉच मैं रिटर्न कर देती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अब अक्षु की माफी तो मिलेगी नहीं, कम से कम इस वॉच के पैसे तो बच जाएंगे। इतना कहकर वह उठकर वहां से जाने लगी, पर वह आगे बढ़कर जाती तभी अक्ष की आवाज उसके कानों में पड़ी। मेरे नानू कहते हैं कि अगर कोई दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए।
इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। सच्ची? पूर्णिमा ने खुश होते हुए पलट कर कहा। हाँ, एकदम सच्ची, अक्ष ने क्यूट से फेस बनाते हुए कहा। क्या मैं इसे ले लूं? अब तो आपकी माफी भी मिल गई, अक्ष ने वॉच की ओर इशारा करते हुए कहा। तो पूर्णिमा ने जल्दी से वे वॉच उसकी कलाई पर पहना दी और उसके फूले हुए गालों को चूमकर उसे अपने सीने से लगा लिया। उन दोनों को ऐसे देखकर एक तरफ पंकज जी और दूसरी तरफ किचन से नाश्ता लेकर आती कशिश मुस्कुरा उठे। अब बेटे से लाड़ प्यार हो गया है तो जाकर तैयार हो जा, 7:20 हो गए, तुझे 9 बजे तक पहुंचना है इंटरव्यू के लिए, कशिश ने नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा। क्या तुझे इंटरव्यू देने जाना है? नौकरी छूट गई तुम्हारी? पंकज जी ने न्यूज़पेपर टेबल पर रखते हुए पूछा। क्या पापा, आप ही भूल क्यों जाते हैं? आपकी बेटी एक रिपोर्टर और एंकर है, इंटरव्यू देने नहीं लेने जा रही हूँ, पूर्णिमा ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा। तो इधर कशिश और अक्ष अपना मुंह दबाए हंसने लगे। सुबह के 9 बजे एक 22 मंजिला इमारत के 12वें फ्लोर पर मौजूद एक बड़े से ऑफिस में इस समय माहौल बिल्कुल ही शांत था। वहाँ के एम्प्लॉय बिल्कुल डिसिप्लिन होकर अपना काम कर रहे थे, और हो भी क्यों ना, यह समय ही वहाँ के सीईओ के आने का है, जो डिसिप्लिन के मामले में एकदम सख्त है। कुछ सेकंड के बाद ही उस फ्लोर का लिफ्ट खुला, जिनमें से दो हैंडसम पर्सनालिटी के लड़के बाहर आए। देखने में तो दोनों ही हम उम्र लग रहे थे, पर दोनों के बीच उम्र में 2 साल का फर्क था। दोनों के चाल ढाल काफी मिल रहे थे। दोनों लड़के चलते हुए एक केबिन में एंटर हुए, जिनके दरवाजे पर सुनहरे और गहरे अक्षरों में लिखा था, सीईओ अभयंक ओबरॉय। उन दोनों में से एक लड़का जाते ही उस केबिन में बॉस की चेयर पर बैठ गया। उसकी उम्र यही कोई 29 की होगी, और वह कोई और नहीं, अभयंक ओबरॉय था। उसके बैठते ही दूसरे लड़के ने कहा, जो कि अभयंक का चचेरा भाई है। भाई चलो ना यार, क्यों करते हो ऐसे? मैंने कहा ना आधार, मैं नहीं आ सकता आज, अभयंक ने कहा। यार मुझे भी नहीं जाना, फिर मैं भी यहीं रहूंगा, आधार ने जिद करते हुए कहा। आधार, बच्चों जैसी जिद करना छोड़ो और ऑफिस जाओ। सर सर, तभी एक लड़का भागता हुआ अंदर आया। देखने में पतला सा, बालों में तेल लगा और आंखों पर चश्मा। यह है अभयंक का असिस्टेंट रोहन। अभयंक और आधार ने पलटकर उसकी ओर देखा। सर, आधार सर, कल डिजाइनर्स के इंटरव्यू हुए थे, उनमें से कुछ शॉर्टलिस्ट किया गया है। आपको उनमें से किसी को सिलेक्ट करना है, इसलिए बिग बॉस ने आपको 20 मिनट के अंदर ऑफिस बुलाया है, रोहन ने कहा। जाओ आधार, चाचू वेट कर रहे हैं तुम्हारा, अभयंक ने कहा। भाई मुझे नहीं जाना उस टेक्सटाइल कंपनी में, मुझे आपके साथ यहीं इसी ऑफिस में काम करना है, आधार ने फिर से कहा। अभी तुम टेक्सटाइल कंपनी संभालो, आधार याद है ना चाचू ने क्या कहा है? तुम एक बार खुद को वहां प्रूव करो, उसके बाद आ जाना यहाँ। आखिर ये सब कुछ तो हम दोनों को ही संभालना है। पर भाई, आधार ने कुछ कहना चाहा, पर वह कुछ नहीं, जाओ, इस बार अभयंक ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। ठीक है, जा रहा हूँ, छोटा हूँ तो सबको बस धौंस दिखाना होता है। इतना कहकर आधार ने टेबल से अपने कार की चाबी उठाई और वहां से चला गया। सर, लगता है आधार सर नाराज हो गए, अभयंक के असिस्टेंट रोहन ने कहा। कोई बात नहीं, शाम को मना लूंगा, अभयंक ने अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कहा। जी सर, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। अब जल्दी से आज का शेड्यूल बताओ, अभयंक ने लैपटॉप की कीपैड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा। सर, आज आपका इंटरव्यू होने वाला है, रोहन ने कहा। हाँ, कितने बजे? अभयंक ने पूछा। सर, सर्वे 9 बजे, रोहन ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। और अभी कितने बज रहे हैं? अभयंक ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। अच्छा, तो मुझे लगता है इंटरव्यू रात के 9 बजे का होगा। नो सर, अभी है। ओह रियली, थोड़ा जल्दी नहीं बताया तुमने। आई एम रियली सॉरी सर, रोहन ने कहा और अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कौन लेने वाला है इंटरव्यू? अभयंक ने पूछा। कोई पूर्णिमा करके है, सीनियर जर्नलिस्ट। नाम सुनते ही अभयंक के हाथ, जो कि कीपैड पर चल रहे थे, वे रुक गए। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है चलो। इतना कहकर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ।
अभयंक किसी भी तरह की मीटिंग अपने केबिन में नहीं करता। उसके केबिन में आने की इजाज़त कुछ गिने चुने लोगों की ही है। अभयंक अपने असिस्टेंट रोहन के साथ ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गया, जहां पूर्णिमा पहले से ही अपने कैमरेमैन के साथ सब कुछ सेट करके रेडी थी। अभयंक ने जब दरवाजा खोला तो उसे पूर्णिमा की पीठ दिखी, जो कैमरामैन से बातें करते हुए उसे कुछ समझा रही थी। अभयंक की नज़रें उसके खुले लंबे काले रेशमी बाल, जो कि उसके कमर तक आ रहे थे, उन पर ठहरी थी। न जाने क्यों, पर दिल की धड़कनें तेज हो गई। अचानक से हुई आहट से कैमरामैन निहार ने दूसरी ओर देखा, फिर पूर्णिमा को कुछ इशारा किया। इशारा समझते ही पूर्णिमा उस ओर घूमकर खड़ी हुई, जिधर अभयंक खड़ा था। पूर्णिमा के घूमते ही एक पल को दोनों की नज़रें मिली तो अभयंक की नज़रें वहीं ठहर गई। बेबी पिंक चूड़ीदार सलवार सूट में पूर्णिमा आज बला की खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, पर चेहरे की चमक किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती। उसके घने काले बालों के बीच झूलती कानों की बालियां अभयंक की निगाहों को गिरफ्त में करने के लिए काफ़ी थे। सर, ये है मिस पूर्णिमा माथुर, यहीं आपका इंटरव्यू लेने वाली हैं। रोहन की आवाज़ से अभयंक जैसे वास्तविकता में लौटा। नमस्ते मिस्टर ओबराय। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। इम्प्रेसिव, बिजनेस वर्ल्ड की इतनी जानी मानी रिपोर्टर होकर भी हेलो की जगह नमस्ते। अभयंक ने सोफे की ओर बैठते हुए कहा। कोई चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, पर जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ चलना जानता हो, वही इस ऊंचाई पर टिक पाता है। और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए और बड़े ही सधे लहजे में जवाब दिया। लगता है मेरे बारे में काफ़ी रिसर्च करके आई हैं। बैठिए। अभयंक ने भी इस बार हल्की मुस्कान के साथ कहा और अपने हाथों से सामने सोफे की ओर इशारा करके उसे बैठने को कहा। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूर्णिमा ने आराम से मगर तरीके से सोफे पर बैठते हुए कहा। कहीं आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही? अभयंक ने कहा तो पहले पूर्णिमा ने एक नज़र चौंक कर उसे देखा और फिर अपने चेहरे के भाव को बदलते हुए बोली। अगर मुझे किसी को इम्प्रेस करना हो तो लकली कोशिश करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती मुझे। पूर्णिमा ने पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ कहा, जिस पर अभयंक भी मुस्कुराकर रह गया। तो साक्षात्कार शुरू करें? पूर्णिमा ने जैसे ही कहा तो रोहन ने उसे सवालिया नज़रों से देखा और कहा, साक्षात्कार? उसके इस तरह बोलने से पूर्णिमा को समझ आ गया कि उसे साक्षात्कार का मतलब नहीं समझ आया। पूर्णिमा ने उसे देखते हुए कहा, इंटरव्यू। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। आर यू रेडी मिस्टर ओबराय? पूर्णिमा ने रोहन को जवाब देने के बाद अभयंक से पूछा। अभयंक ने बोलकर तो कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने दोनों हाथों के अंगूठे को ऊपर उठाकर ओके का इशारा कर दिया। पूर्णिमा ने कैमरामैन की ओर देखा तो उसने भी थम्स अप करके रेडी होने का इशारा किया। कैमरामैन का पहला फोकस पूर्णिमा के ऊपर था। पूर्णिमा ने अपने पोस्चर को ठीक किया और फिर बोलना शुरू किया। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ पूर्णिमा माथुर। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे स्पेशल शो में। मिजाज बदलने से मुश्किलें आसान नहीं होती। मज़ा तो तब है जब हमारी संस्कृति से हमारी पहचानें खास हो। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं देश के होनहार, काबिल और सबसे कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में बुलंदियों पर पहुंचने वाले शख्सियत से। वैसे तो इनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं, और ना ही मुझे नाम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब समझ ही चुके होंगे। फिर भी मैं बता ही देती हूँ। इट्स नन अनदर देन ही इज़ मिस्टर अभयंक ओबराय। पूर्णिमा ने जैसे ही कहा, कैमरामैन ने कैमरे का फोकस पूर्णिमा के साथ साथ अभयंक की ओर भी कर दिया। आपका स्वागत है हमारे शो में। पूर्णिमा ने हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हुए कहा। धन्यवाद। अभयंक ने भी हाथ जोड़कर पूर्णिमा को धन्यवाद कहा। आप नॉर्मली इंटरव्यू नहीं देते, इसकी कोई खास वजह? पूर्णिमा ने सवाल किया। बहुत ही सीधा सवाल करती हैं आप, अभयंक ने हंसते हुए कहा। तो उसकी बात पर पूर्णिमा भी मुस्कुराई। अभयंक ने फिर कहा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, समय का अभाव रहता है, बस इसलिए। मैंने सुना है आप काफ़ी रिजर्व नेचर के हैं, आप सीक्रेट बहुत ही रखते हैं। पूर्णिमा ने दूसरा सवाल किया।
सबका अपना स्वभाव होता है, मेरा अपना है। सारी बातें सबको नहीं बताई जाती। और मीडिया तो ये भी जानना चाहता है कि मैं टॉयलेट से आकर हैंडवॉश किस ब्रांड का इस्तेमाल करता हूँ। अभ्यंक ने हंसते हुए कहा, बातें तो आप भी काफ़ी सीधी करते हैं। खैर, बिजनेस पार्ट में आपके काफ़ी सारे राइवल भी हैं। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पूर्णिमा ने ऐसे ही एक के बाद एक कई सवाल किए और अभ्यंक ने भी काफ़ी सजे तरीके से उन सवालों के जवाब दिए। आप युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? पूर्णिमा ने शो का अंतिम सवाल अभ्यंक से किया। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए ज़रूरत होती है कठिन परिश्रम की। किसी काम में सफल होने के लिए समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेहनत करना। अभ्यंक के इतना कहने के बाद पूर्णिमा ने कार्यक्रम को समापन किया। ये शो शाम टीवी पर शाम को प्रकाशित होने वाला था। कैमरा ऑफ हो चुका था। पूर्णिमा वहां से उठकर खड़ी हुई। थैंक यू मिस्टर ओबराय। पूर्णिमा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभ्यंक ने भी उठकर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, वैसे आते हुए नमस्ते और अभी हाथ मिलाना कुछ समझ नहीं आया। अभ्यंक ने फिर से सवाल किया। सोचा आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। पूर्णिमा ने हंसते हुए कहा, मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। अभ्यंक ने हंसते हुए कहा तो पूर्णिमा भी मुस्कुरा दी। वैसे कुछ सोचा आपने? पूर्णिमा ने सवाल किया तो अभ्यंक ने उसकी ओर सवालिया नजरों से देखा, जैसे उसे कुछ समझ न आया हो। समय के पाबंद लोग जब देर से आते हैं तब हिसाब तो देना ही पड़ता है। मेरे 15 मिनट के इंतजार का हिसाब कैसे चुकाएंगे आप? पूर्णिमा ने कहा तो अभ्यंक मुस्कुरा उठा। गलती हुई है तो पेनाल्टी भरना तो बनता है। कहिए कैसे चुकाऊंगा? अभ्यंक ने भी अपनी गलती मानते हुए कहा, ये तो आप सोचिए, फिलहाल मैं चलती हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चलो निहार। इतना कहकर पूर्णिमा वहां से निकल गई और अभ्यंक उस ओर देखता ही रहा जहां से वे गई थी। एक बड़े से घर के पोर्च में एक ऑडी कार आकर रुकी। उसमें से अभ्यंक निकलकर बाहर आया और सीधे घर के अंदर चला गया। हॉल में आते ही एक छोटी सी लगभग 4 साल की बच्ची दौड़ती हुई आकर उसके पैरों से लिपट गई। उसे देखते ही अभ्यंक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अरे मेरी दक्षु कब आई? मैं तो आफ्टरनून में ही आ गई थी आपको सरप्राइज देने, उस बच्ची ने कहा। अच्छा? अभ्यंक ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा। आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए अभ्यंक के दोनों गालों को अपने नन्हे हाथों से छूते हुए पूछा। एकदम औसम। अभ्यंक ने उसके पेट पर अपनी उंगलियों से गुदगुदी करते हुए कहा तो बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। अगर अपनी भांजी से मिलना हो गया हो तो मुझसे भी मिल लो, सीढ़ियों से उतरती एक लगभग अभ्यंक के ही उम्र की लड़की ने कहा, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने इस समय ब्लू पैंट के साथ प्लेन ब्लू कलर की लॉन्ग स्लीवलेस कुर्ती को कैरी किया था और उसके साथ पिंक दुपट्टा लिया था, जो कि इस समय उसके गले से लिपटा हुआ था। उसके खुले सिल्की बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और मुस्कुराते हुए उसके गुलाबी होठों के बीच उसके मोतियों जैसे चमकते दांत उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। अभ्यंक आगे बढ़ा और उस बच्ची को अपनी गोद से सोफे पर बैठाने के बाद आगे बढ़कर उसने झुककर उस लड़की के पैर छुए और बोला, कैसी हैं आप दी? खूब खुश रहो और खूब तरक्की करो। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस लड़की यानी कि अभ्यंक की चाचा चाची की बेटी अंशिका ने अभ्यंक के सिर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे अचानक से आप यहाँ, बताया भी नहीं। अभ्यंक ने पूछा, पहले बता देती तो सरप्राइज कैसे देती? अंशिका ने कहा तो अभ्यंक मुस्कुराकर रह गया। चाचू और आधार आ गए क्या? अभ्यंक ने पूरे हॉल में नजर घुमाते हुए अंशिका से पूछा। हाँ, अपने कमरे में है। अच्छा, वैसे अचानक से आने की कोई खास वजह? अभ्यंक ने सोफे पर बैठकर वापस से अंशिका की बेटी दक्षिता को अपनी गोद में लेते हुए कहा। हाँ, वे दक्ष जी फाइनली इंडिया में सेटल होने के लिए मान गए। अभी एडमिशन का टाइम है तो उन्होंने हमें भेज दिया और वे खुद 1 महीने बाद आ जाएंगे, अंशिका ने कहा। पर दक्ष का नाम सुनते ही अभ्यंक के चेहरे पर अब तक जो मुस्कान थी वे कहीं गायब हो गई। अंशिका आकर उसके पास बैठ गई। उसने अभ्यंक का एक हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अभी भी क्या तुम अभी भी दक्ष से नाराज हो?
क्या तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते? क्या उनकी एक गलती मेरी खुशी से भी बढ़कर है तुम्हारे लिए? दी, या आप भी जानती हैं कि आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और रही बात माफ़ी की, तो माफ़ी गलती की दी जाती है, गुनाह की नहीं। उसके लिए बड़ी बात है कि वह आज भी बाहर है, ना कि जेल में। इतना कहकर अभ्यंग सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने दक्षिता से कहा, दक्षु, आप बैठो यहाँ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। फिर मामा और दक्षु साथ में खेलेंगे। ओके मामा, मैं वेट कर लूंगी। दक्षिता के इतना कहते ही अभ्यंक ने झुककर उसके गाल पर किस किया, फिर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में आने के बाद अभ्यंक सीधे काउच पर बैठ गया और पीछे से सिर टिकाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी नजरों के सामने पूर्णिमा का खिलखिलाता हुआ चेहरा उसके सामने आ गया। उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। दूसरी ओर अपने किए वादे के अनुसार पूर्णिमा अक्ष को लेने स्कूल गई थी, जिससे अक्ष आज बहुत ही खुश था। पूर्णिमा, अब तो अक्ष का एडमिशन बड़े से स्कूल में करवाना होगा। तूने कुछ सोचा है इस बारे में? कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है? कशिश ने पूर्णिमा से पूछा, जो कि इस समय अपनी आंखों पर चश्मा लगाए अपने लैपटॉप में व्यस्त थी। हाँ, कोई एक तो नहीं सोचा है, पर हाँ, पापा को मैंने 4 से 5 स्कूलों का नाम बताए थे और उनके फॉर्म डालने को कहा था। फिर उसने अपने पिताजी पंकज जी की ओर देखा, जो इस समय अक्ष के साथ उसके ब्लॉक्स के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर पूर्णिमा ने पूछा, पापा, क्या आपने स्कूल में फॉर्म डाल दिए हैं? हाँ बेटा, मैंने सारे स्कूलों में फॉर्म डाल दिए हैं। जब भी टेस्ट होगा वे लोग कॉल करेंगे, पंकज जी ने कहा। चलो, ये तो काम हुआ, कशिश ने रिलैक्स होते हुए कहा। वैसे कैसा रहा तेरा इंटरव्यू और पहली मुलाकात मिस्टर अभ्यंक ओबरॉय से? कशिश ने पूर्णिमा से पूछा। अभी आधे घंटे बाद वह हमारे न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट होगा, देख लेना, पूर्णिमा ने लैपटॉप पर अपना काम करते हुए कहा। वैसे तू आज इंटरव्यू के लिए गई थी ना, क्या हुआ, सेलेक्ट हुई? पूर्णिमा ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कशिश से पूछा। हाँ, गई तो थी इंटरव्यू के लिए। उन लोगों ने कहा भी है कि कॉल करेंगे, देखते हैं क्या होता है, कशिश ने कहा। वे तो तू सेलेक्ट हो ही जाएगी, मुझे पता है, पूर्णिमा ने कहा। नहीं यार, कुछ कह नहीं सकते, कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों, तूने फिर कुछ किया? पूर्णिमा ने उसे शक भरी नजरों से देखकर पूछा। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जो भी हुआ उसमें उस चप्पड़ गंजू की गलती थी, मेरी नहीं, कशिश ने जल्दी से कहा। कौन चप्पड़ गंजू? पूर्णिमा ने पूछा। भाई वहां का बेवकूफ बॉस, कशिश ने बेफिक्री से कहा। क्या, तू आज सीधे बॉस से लड़कर आई है? पूर्णिमा ने कहा, फिर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। कहा ना, मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस जल कुकड़े की थी, कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा। तेरा कुछ नहीं हो सकता, इतना कहकर पूर्णिमा ने अपना लैपटॉप उठाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ओबराय मेंशन रात के 8 बज रहे थे और घर के सभी लोग इस समय डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में बैठे थे। सर्वेंट सबको डिनर सर्व कर रहे थे, पर अभ्यंक वहां होकर भी वहां नहीं था। उसकी नजरें घर में चारों ओर किसी को ढूंढ रही थी। जब उसे घर में कोई नहीं दिखा तो अभ्यंक ने कहा, माँ, माँ कहाँ है? अब तक नहीं आई डिनर के लिए? होंगी कहीं किसी कोने में आंसू बहाती हुई। वैसे भी ये तो उनका सबसे फेवरेट काम है। अभ्यंक की चाची और आधार अंशिका की माँ लतिका जी ने मुंह बनाते हुए कहा। उनके इतना कहते ही सभी की नजरें उन पर चली गई। लतिका, अभ्यंक के चाचा और आधार अंशिका के पिता अभय जी ने लतिका को घूरते हुए कहा तो लतिका जी बड़बड़ाते हुए बैठकर अपना डिनर करने लगी। मैं माँ को देख कर आता हूँ, अभ्यंक ने चेयर से उठते हुए कहा, जिस पर अभय जी ने गर्दन हिलाते हुए अपनी सहमति जताई। ऊपर सेकेंड फ्लोर पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। अभ्यंक कुछ सेकेंड उस दरवाजे के पास रुका और एक गहरी सांस लेकर दरवाजे को थोड़ा और खोलकर अंदर चला गया। वहीं बिस्तर के पास खड़ी एक लगभग 50 से 55 साल की औरत खड़ी थी। उनकी नज़र इस समय बिस्तर के पीछे लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर थी, जिनमें एक लड़का बड़े ही सलीके से अपने हाथों में गिटार लिए खड़ा था। उस बड़े से खाली कमरे में इस वक्त सिर्फ उस औरत की सिसकियां गूंज रही थी। अभ्यंक आगे बढ़ा और अपना एक हाथ उसने पीछे से उस औरत के कंधे पर रखते हुए बोला, माँ। अभ्यंक की आवाज़ सुनकर उस औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली।
जिससे उसकी आंखों से आंसू की एक मोटी धार उसके गालों तक बह गई। उस औरत ने अपनी आंखें खोली और उस तस्वीर की ओर देखते हुए बोली, देख रहा है अभी कैसे इस तस्वीर से मुझे रोता हुआ देखकर किस तरह मुस्कुरा रहा है तेरा भाई। जब मेरे पास था और जब मुझे तेरे पापा की याद आती और मैं रोती तो कहता था कि माँ आप रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आज देख कैसे निर्मोही बना बैठा है ये। मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे उसे, और आज खुद ही मेरी इन आंसुओं की वजह बन बैठा है। इतना कहकर वह फिर से फपक कर रो पड़ी। अभ्यंक ने उन्हें अपनी ओर घुमाया और अपने गले से लगा लिया। फिर एक हाथ से उनके बालों को सहलाते हुए अपने एक हाथ की एक उंगली से अपनी नम आंखों के कोनों को साफ करते हुए कहा, माँ चुप हो जाइए। आप क्यों आती हैं इस कमरे में? मैंने माना किया था ना आपको यहाँ आने से। अभ्यंक ने अपनी माँ सुगंधा जी को समझाते हुए कहा, लेकिन सुगंधा जी अब भी रोए जा रही थी। अभ्यंक ने आगे कहा, माँ भैया को गए 4 साल हो गए। 4 साल पहले जब आपने उन्हें रोका था जाने से, अगर वह तब रुक गए होते तो आज हम सबकी जिंदगी कुछ और होती। काश उन्होंने आपकी बात सुन ली होती, और जब उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आप क्यों अपनी इन मोतियों से कीमती आंसू को बर्बाद कर रही हैं? क्या करूं मैं, माँ हूँ, उसकी तरह निर्मोही तो नहीं बन सकती। दिल में एक टीस उठती है जब जब इस तस्वीर को देखती हूँ। इतना कहकर सुगंधा जी फिर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके अभ्यंक ने उन्हें चुप कराया और डिनर के लिए लेकर नीचे आया। सुगंधा जी को देखकर लतिका ने मुंह बनाया और जल्दी से अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा खाने के बाद मुंह बनाते हुए वहां से उठकर चली गई, जबकि बाकी सबकी थाली में खाना अभी भी वैसे ही रखा था। लतिका के इस तरह उठकर जाने से सुगंधा जी अपनी खाली सुनी आंखों से उस ओर देख रही थी। बैठिए भाभी, खाना शुरू कीजिए। लतिका की तो हमेशा से यही आदत है, अभय जी ने सुगंधा की ओर देखकर कहा। अभ्यंक ने चेयर खींचकर सुगंधा जी को बैठाया, फिर उसके पास वाली चेयर पर खुद बैठ गया। सभी ने चुपचाप खाना खा लिया। आधार जो कब से ये सब देख रहा था, उसने सबको एक नज़र देखा, फिर खाना छोड़कर अपनी जगह से उठते हुए बोला, यार मुझे नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ? अभ्यंक ने उससे पूछा। वैसे तो इस समय सबकी नज़र आधार पर ही थी। ये इस तरह के माहौल में कोई खाना खाता है क्या? सब ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे किसी की कोई शोक सभा हो। आधार ने गुस्से से कहा। अभय जी ने आधार को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, होश में हो या नहीं? कहाँ क्या बोलना है उसकी समझ तो होनी चाहिए। मास्टर कर चुके हो, पर दिमाग अभी भी 5वीं क्लास के बच्चे जैसा है। अभय जी ने उसे डांटते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, गलती से मुंह से निकल गया। आधार ने किसी मासूम से बच्चे की तरह सर झुकाकर कहा। आधार की सॉरी का जवाब न देकर अभय जी ने अपनी गर्दन हिलाकर रह गए। अब बैठो और खाना खाओ चुपचाप। अंशिका ने आधार का एक हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। अभयंक उन दोनों को चुपचाप देख रहा था। वैसे भी अभयंक को कम बोलना पसंद है और घर में बिल्कुल साधारण रहना। हाँ, मगर जब वह कंपनी का सीईओ की हैसियत से होता है तो अलग ही रौब होता है। रात के 10:30 बज रहे थे। अभयंक अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से आधार की आवाज़ आई। क्या बात है भाई, किसके ख्यालों में खोए हो? कहीं उस न्यूज़ एंकर के ख्यालों में तो नहीं? आधार की आवाज़ पर अभयंक ने पलटकर देखा तो सामने से आधार अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान सजाए आता हुआ दिखा। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर अभयंक ने कहा, तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवाब नहीं देना चाहते इसलिए बात बदल रहे हैं आप? आधार ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारे दिमाग में ये सब उटपटांग ख्याल आते कहाँ से हैं? अभयंक ने अपने दोनों हाथ बांधकर उसे घूरते हुए कहा, शुक्र है कि मेरे दिमाग में आते तो हैं, पता नहीं आपके दिमाग में क्यों नहीं आते। आधार ने अपनी सिर खुजाते हुए दूसरी ओर देखकर हल्के से बुदबुदाते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? अभयंक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, छोड़िए ये सब। आप बताइए, आप ठीक तो है ना? बड़ी माँ फिर उस कमरे में गई और फिर माँ। आधार ने अभयंक के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए कहा। इस समय आधार की बातों में गंभीरता थी और साथ ही अभयंक के लिए उसका प्यार और फिक्र भी। मैं ठीक हूँ,
कितनी बार कहा है, तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है मैं सब संभालूंगा। अभ्यंक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वे तो जानता हूँ आप सब संभाल लेंगे। आधार ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में अभ्यंक के लिए विश्वास झलक रहा था। वैसे आज उस डिजाइनर ने अच्छी क्लास ली तुम्हारी। अभ्यंक ने जैसे ही कहा वैसे ही हैरानी से आधार की आंखें बड़ी हो गई। क्या, ऐसे क्या देख रहे हो? अभ्यंक ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। आपने कोई जासूस लगाया है मेरे पीछे? आपको मेरी हर बात कैसे पता चल जाती है? आधार ने झूठी नाराजगी जताते हुए कहा। वे सब छोड़ो, ये बताओ उसके डिजाइन कैसे थे? अभ्यंक ने पूछा। डिजाइन तो कमाल के थे भैया, एकदम यूनिक। इनफैक्ट आज जितने भी डिजाइनर्स आए थे उनमें से कोई भी उस लड़की के डिजाइन के आसपास भी नहीं था। आधार ने जल्दी से कहा। तो किस बात की देर कर रहे हो? अपॉइंट करो उसे। अभ्यंक ने कहा। नो वे, उस लड़की के साथ मैं काम नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। आधार ने उसे सीधे माना कर दिया। क्यों? अभ्यंक ने पूछा। आप जानते नहीं उस लड़की को भैया, इतनी बवाल लड़की है। वे आपको पता है, गलती खुद कर दी है, पर मजाल है जो अपनी गलती मान ले। आधार ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अभी तुमने ही कहा ना आधार कि उस लड़की के डिजाइन यूनिक थे? अभ्यंक ने उसके पास आते हुए पूछा। हाँ, आधार ने जवाब दिया। अब ये बताओ हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत है? अच्छे यूनिक डिज़ाइन की या फिर अच्छे स्वभाव की? अभ्यंक ने पूछा। ऑफ कोर्स अच्छे और यूनिक डिज़ाइन की, आधार ने जल्दबाजी में कहा और अभ्यंक की ओर देखा तो अभ्यंक मुस्कुराते हुए उससे ही देख रहा था। आधार को उसकी बातों का मतलब समझते देर नहीं लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाकर अभ्यंक के सामने बोला। मैं समझ गया, आखिर आप जो भी चाहते हैं। अच्छी बात है, पर यह बताओ कि आखिर तुम समझे क्या? अभ्यंक के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। यहीं उस लड़की को अपॉइंट कर लूं, आधार ने जल्दी से जवाब दिया। अभ्यंक आधार के पास आकर बैठा और उसके कंधे पर अपना सीधा हाथ रखकर बोला। बात उस लड़की के जॉब पर रखने की नहीं है आधार, बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े सीरियस बनो अपने काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति। नादानियाँ बस कुछ समय ही अच्छी लगती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जीवन के चक्रव्यूह में उलझते चले जाते हैं, तब यही नादानियाँ हमारे लिए सबसे अधिक परेशानियों का सबक बन जाती है। जैसे आज वे लड़की तुमसे उलझ गई या तुम उलझ गए। बात कुछ भी हो, पर सच ये है कि उस लड़की में एक टैलेंट है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके टैलेंट की ज़रूरत है, उसके स्वभाव की नहीं। उसके टैलेंट के बदले पैसे चाहिए और हमें बेहतर काम। तुम्हारी नादानी के कारण आज एक बेहतर डिज़ाइनर हमारे यहाँ से निकल जाती। इतना कहकर अभ्यंक एक गहरी सांस लिया और आगे कहना शुरू किया। मैं तुम्हें सुना नहीं रहा, ना ही तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठा रहा हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कोई दूसरा मेरे भाई की काबिलियत पर उंगली ना उठाए और ना ही तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाए। अभ्यंक ने प्यार से अपना एक हाथ आधार के गाल पर रखा। ऐसा कभी नहीं होगा भैया, क्योंकि मेरे साथ हमेशा आप रहेंगे। जब भी मैं कोई नादानी करूं, गलत फैसले लूं, तो आप मुझे संभालेंगे। आप हैं तो नादानियाँ भी है, आप नहीं तो फिर आधार के जीवन का कोई आधार ही नहीं। अभ्यंक का हाथ जो आधार के गाल पर था, उस पर ही अपने हाथ रखकर आधार थोड़ा इमोशनल होकर कहा। चुप रहो, आइंदा ऐसी बात की तो पिटोगे। तुम इतने काबिल हो ही, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी भी नहीं। अभ्यंक ने कहा। आप मेरी ज़रूरत नहीं है भैया, आप मेरे सब कुछ है। और अब मैं मैनेजर से बोलकर उस नकचढ़ी को अपॉइंटमेंट लेटर भिजवा दूंगा। अब मुझे सोने दीजिए। इतना कहकर आधार अभ्यंक के बिस्तर पर लेट गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकते, जाओ अपने कमरे में। अभ्यंक ने बिस्तर से उठते हुए जोर से कहा। अरे पर क्यों? मुझे यहीं सोना है आपके पास, आधार ने बच्चों की तरह जीत करते हुए कहा। नहीं तो नहीं, अभ्यंक ने भी साफ शब्दों में उसे मना किया। आप मुझे कभी अपने कमरे में सोने नहीं देते, आधार ने शिकायत करते हुए कहा। हाँ, क्योंकि नींद में जो तुम्हारी हरकतें होती हैं वे सुलाने लायक हैं ही नहीं। पता नहीं किन किन लड़कियों के नाम लेकर नींद में कभी हाथ पकड़ते हो तो कभी गाल, अभ्यंक ने चिढ़ते हुए कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, आधार ने कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ?
अभ्यंक ने आंख दिखाते हुए पूछा। नहीं, मेरा मतलब वे नहीं था। मैं तो बस। आधार ने अपनी सफाई देनी चाही, पर अभ्यंक ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसे बिस्तर से उठाकर दरवाजे की ओर ले जाकर बोला, तुम्हारा जो भी मतलब है वे कल सुनूंगा, फिलहाल मुझे सोना है। इतना कहकर उसने उसे कमरे से बाहर कर दिया। सोना है या मिस रिपोर्टर के ख्यालों में खोना है? आधार ने उसे चिढ़ाया। अभ्यंक ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा तो वह जल्दी से वहां से भाग गया। फिर अभ्यंक ने भी मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद किया और चुपचाप आकर बेड पर लेट गया। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा और कशिश बिस्तर पर लेटी बातें कर रही थीं और उन दोनों के बीच में अक्ष गहरी नींद में सोया था। क्या लगता है तुझे? क्या हम जो सोच रहे हैं वे सही है? कशिश ने पूर्णिमा की ओर देखते हुए पूछा, जो इस समय किसी सोच में गुम थी। पर कशिश के सवाल पर उसने उसकी ओर देखा और कहा, पता नहीं, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, तो अब क्या करेगी? सच का पता कैसे चलेगा अब? कशिश ने पूछा। मुझे उससे दोस्ती बढ़ानी होगी और उसके करीब जाना होगा, उसके घर तक, तभी सच का पता लगाया जा सकता है। पर यह सब होगा कैसे? कहाँ तू और कहाँ वे? तुझे लगता है कि वे तुझे भाव देगा? तेरे जाल में फंसेगा वे? बिल्कुल, मेरे जाल में तो उसे फंसना ही है। और रही बात मुझे भाव देने की, तो वे क्या मुझे भाव देगा, बल्कि तरसेगा वे मेरा भाव पाने के लिए। अच्छा, ऐसा क्या करने वाली है तू? कशिश ने उठकर बैठते हुए एक्साइटमेंट से पूछा। करने वाली नहीं हूँ, बल्कि कर चुकी हूँ, पूर्णिमा ने एकदम रहस्य मुस्कान के साथ कहा। क्या क्या है तूने? कशिश ने पूर्णिमा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। वे तुझे कल पता चल जाएगा, फिलहाल सोते हैं। इतना कहकर पूर्णिमा ने अपनी ओर का लाइट ऑफ किया और आराम से लेट गई। कशिश बैठे बैठे अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कुछ तो समझ आए। तभी पूर्णिमा की आवाज़ आई, सो जा, ज्यादा दिमाग पर जोर देगी तो सिर फट जाएगा। कशिश ने उसे घूरकर देखा, फिर वे भी अपनी ओर की लाइट बंद करके सो गई। अगली सुबह पूर्णिमा, कशिश और पंकज जी सब एक साथ नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे थे। इसी बीच कशिश अपने फोन स्क्रीन पर इस तरह से देख रही थी जैसे उसे कोई शौक लग गया हो। क्या हुआ तुझे? पंकज जी ने कशिश से पूछा, पर कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान अभी भी अपने फोन पर था। पर पंकज जी की आवाज़ से पूर्णिमा का ध्यान उस ओर जरूर गया, जो कि अक्ष को खाना खिलाने में व्यस्त थी। कशिश, कशिश, पंकज जी ने फिर से 2 बार आवाज़ लगाई, पर उसने नहीं सुना। इस बीच अक्ष के दिमाग में कुछ आया और उसने पूर्णिमा के कान में धीरे से कुछ कहा। फिर कशिश की बगल वाली चेयर पर खड़ा हो गया, जो कि खाली थी। उस पर चढ़कर अक्ष कशिश के कान के पास जोर से चिल्लाया, कशिश मासी। अब इतने पर तो कशिश को सुनाई देना ही था। उसने जल्दी से अपने एक हाथ को कान पर रखा और फिर अक्ष की ओर नाराजगी से देखा, जो उसे मुस्कुराकर देख रहा था। फिर उसने अक्ष की कंप्लेन करने के लिए पूर्णिमा की ओर देखा तो पाया वे भी मुस्कुरा रही है, और साथ ही पंकज जी भी। फिर कशिश ने चिढ़ते हुए कहा, इसने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए और आप दोनों को हंसी आ रही है? जब नॉर्मली नहीं सुनोगी तो फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पंकज जी ने नाश्ता करते हुए कहा, आपने कुछ कहा था? सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। कशिश ने मुंह लटकाकर पंकज जी को सॉरी कहा। वहीं तो पूछ रहे हैं पापा तुझसे कि तेरा ध्यान कहाँ है, किस दुनिया के विचरण हो रहा है? पूर्णिमा ने मजाकिया लहजे में कहा। वे जहाँ कल मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आया है। कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे वाह, ज्वाइनिंग लेटर, मतलब नौकरी मिल गई तुझे? हाँ, मिल गई नौकरी। ये तो खुशी की बात है, तो तू मुंह क्यों बना रही है? पंकज जी ने कहा। मुझे पता है, पूर्णिमा ने रोटी का एक निवाला अपने मुंह में रखते हुए कहा। क्या पता है? पंकज जी ने पूर्णिमा और कशिश को देखते हुए पूछा। ये मैडम कल लड़के आई थी जहाँ नौकरी मिली है, वहीं के बॉस से। अब ये बात इन्हें हजम नहीं हो रही होगी कि इतना झगड़ने के बाद भी उसने इसे जॉब कैसे दे दिया। हो माय गॉड, तू तूने जर्नलिस्ट के साथ साथ ज्योतिष विद्या भी सीखा है क्या? या फिर फेस रीडिंग? तूने एग्जैक्टली कैसे बता दिया कि मैं क्या सोच रही हूँ? कशिश ने सीरियस दिखने वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा, पर वह सीरियस थी नहीं। तुझे और तेरे ड्रामे को जाने के लिए मुझे किसी स्पेशल विद्या की जरूरत नहीं है, तू ही काफी है। पूर्णिमा ने रोटी का एक निवाला उसके मुंह में रखते हुए कहा। अच्छा, वैसे लड़ाई हुई कैसे? गलती किसकी थी? जरा हमें भी तो सुनाओ कल की कहानी। पंकज जी भी आज मस्ती के मूड में थे। पापा,
आप आराम से सुनो इसकी कहानी, मैं निकलती हूँ, देर हो रही है। अक्षु को आज मैं स्कूल छोड़ दूंगी। वैसे भी आज इसकी इस स्कूल में लास्ट क्लास है, पूर्णिमा ने कहा और फिर अक्ष का स्कूल बैग एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से अक्ष के नन्हे हाथों को थाम कर सबको बैग कर वह दोनों वहां से बाहर की ओर चल पड़े कि तभी उनके घर की डोरबेल बजी। क्योंकि पूर्णिमा दरवाजे के पास थी तो उसी ने दरवाजा खोला। सामने एक 25 से 26 साल का लड़का खड़ा था, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में। उसने अपने हाथों में एक बड़ा सा बुके लिया हुआ था जिनमें व्हाइट, येलो और लाइट पिंक कलर के ढेर सारे रोजेस थे। कहिए, पूर्णिमा ने लड़के से पूछा। हेलो मैम, मैं अभ्यंक सर का असिस्टेंट, कल मिला था आपसे, शायद आपने पहचाना नहीं। उस लड़के रोहन ने कहा। ओह सॉरी, दिमाग से निकल गया। पर आप यहाँ कैसे? पूर्णिमा ने कहा। ये सर ने आपके लिए भेजा है। रोहन ने बुके पूर्णिमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। मेरे लिए? पर क्यों? पूर्णिमा ने पूछा। ये सब तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना कहा गया है कि आपको दे आऊं। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और वे बुके उसके हाथों में थमा दिया। पूर्णिमा ने भी बिना कुछ कहे उसे ले लिया। रोहन वहां से जा चुका था। पूर्णिमा अंदर आई तो अक्ष भी उसके पास दौड़ता हुआ आया और बुके देखकर बोला, वाह मम्मा, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये आपके लिए है? हाँ, पूर्णिमा ने बस इतना ही कहा। तब तक वहां पर पंकज जी और कशिश भी आ गए। कशिश की नज़र उन फूलों के बीच पड़ी जिनमें एक कार्ड रखा गया था। कशिश ने उसे निकाला और पढ़ना शुरू किया।